मित्रों, साथियों, आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस प्रेस वार्ता में हमारे अनुरोध पर पधारे सभी मीडिया साथी हमारे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारे बहुत सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी अनिल कुमार जी आपसे चर्चा करेंगे, संबोधित करेंगे। साथ ही हमारे दिल्ली के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी और हमारे दिल्ली विधानसभा में 3 बार कांग्रेस पार्टी के सम्मानित विधायक रहे भाई राजेश जैन जी भी आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। मैं प्रेस के सभी सम्मानित साथियों को आभार प्रकट करता हूं कि आप इस निमंत्रण पर पधारे और मैं सबसे पहले आज की इस प्रेस वार्ता को बात रखने के लिए अनुरोध करता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी से कि वो आपसे अपनी बात रखें। चौधरी अनिल कुमार। धन्यवाद अनिल जी। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मेरे साथ दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन अनिल भारद्वाज साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय राजेश जैन जी। साथियों, आज बड़े गंभीर विषय पे हमने आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है। ये विषय दिल्ली की जनता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ विषय है, उनकी जीवन और उनकी जान से और हमारा जो भविष्य उससे जुड़ा हुआ विषय है। साथियों, लगातार जिस तरह से दिल्ली के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और स्थिति इस तरह की बनती जा रही है, ख़ास तौर से 2013 से 2021 के इस अरविंद केजरीवाल के सफ़र में हमने दिल्ली के अंदर अनेकों समय इस तरह की परिस्थितियां देखी हैं जब सरकार के हाथ से पूरी तरह से परिस्थितियां बद से बदतर नजर आई। ख़ास तौर से हम बात करें कोविड काल से, जिस तरह से दिल्ली ने भुगता है, दिल्ली में जो जान माल की क्षति हुई है वो किसी से छुपी नहीं। उस समय भी जब सरकार का जो रूप हमने देखा, या ये कहें कि जो सरकार की जिम्मेवारियां सरकार को निभानी चाहिए थी, उन जिम्मेवारियों से भी सरकार भागती नजर आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार लाख दावे करे इस शहर को लंदन बनाने के, पेरिस बनाने के या कई सिंगापुर बनाने के। ये दावे तब खोखले साबित हो जाते हैं जब लगातार दिल्ली के किसी भी विषय पर हम जब बात करते हैं और जब सच्चाई सरकार के सामने रखते हैं तो दावों के परे ये सच नज़र आता है। जैसे मैंने कहा, कोविड के समय में होने वाली मौतें, कोविड के समय में मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं की कमी, जिसमें ख़ास तौर से ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की उपलब्धता, अस्पतालों में मिलने वाला इलाज या मेडिसिन की कालाबाजारी। ये एक मौका नहीं है जब सरकार पूरी तरह से विफल नज़र आती है। 7 साल में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा 10 से 12 बार फटकार जिस सरकार को पड़ चुकी है। फटकार इसलिए नहीं कि निजी उनकी गलतियों पे, फटकार इसलिए कि सरकार अपनी जिम्मेवारियां निभाने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। आज जिस तरह से प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पुनः दिल्ली के मुख्यमंत्री को फटकार और लताड़ लगाई है, ये साबित हो जाता है कि दिल्ली की सरकार केवल प्रचार प्रसार में चल रही है, इश्तिहारों में चल रही है। और दिल्ली की सरकार और कैबिनेट अपने चुनावी पर्यटन पर विभिन्न प्रदेशों में घूम रही है। बड़े बड़े वादे करती, दावे करती,
बड़े बड़े चैनलों पर दावे करती है दिल्ली को बेहतर और सुंदर शहर बनाने के। साथियों, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है, शर्म आनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को, शर्म आनी चाहिए दिल्ली की सरकार को और उनकी कैबिनेट को। आज मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता, जिन्होंने एक बार नहीं 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने मतों से, भारी मतों से जीत करके मौका दिया दिल्ली में काम करने का, मौका दिया उनकी उम्मीद पे खरा उतरने का, आज मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली को आज अपने इस फैसले पर जरूर दुख पहुंचा होगा। क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने सरकार से कुछ सवाल जवाब किए हैं और उनको एहसास कराया है, ये अपने आप में सिद्ध हो जाता है कि पूरी तरह से ये सरकार विफल है। कोर्ट ने क्या कहा है साथियों, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। जब बड़ों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा, तो बच्चे क्यों जा रहे हैं स्कूल, ये बड़ा प्रश्न है। हर किसी व्यक्ति को समझ में आता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आता। 29 नवंबर से स्कूलों को खोल दिया गया था, ये कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे बढ़ते हुए कहा है, सरकार सिर्फ लोकप्रिय नारों की सरकार है। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी निरंतर कह रही है कि प्रचार प्रसार में सरकार अपने आप को बेहतर दिखाने की होड़ में लगी हुई है, प्रचार प्रसार के लिए भारी भरकम बजट के साथ अपने चेहरे को चमकाना, दिल्ली के साथ साथ हिंदुस्तान के हर उस प्रदेश में इश्तिहार लगाना जहां में आगामी दिनों में चुनाव है, ये साबित हो जाता है कि अरविंद का उद्देश्य केवल कोर्ट के कहे अनुसार भी लोकप्रिय नारों के साथ जनता को प्रलोभित करना, उम्मीदें जगाना, वोट प्राप्त करना, सत्ता में आना और उन्हीं की उम्मीदों को तोड़ते हुए केवल अपने चुनावी उद्देश्य और अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये बड़े बड़े नारे और इश्तिहार दिए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा साथियों, ये कोर्ट बोल रही है। कोर्ट ने कहा आप नाकाम साबित हुए, नकारा मुख्यमंत्री आज साबित, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? उस मुख्यमंत्री के लिए जो दावे करता है कि मैंने दिल्ली को हरा भरा बना दिया, दिल्ली को मैंने वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया, दिल्ली को मैंने विश्व का नंबर 1 शहर बना दिया, लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया, क्रांतिकारी मैंने बदलाव ला दिए शहर में। आज उस मुख्यमंत्री के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, और ये टिप्पणी नहीं है, एक तरह से आदेश है और एक सच है जो जनता की तरफ से कोर्ट ने सरकार को, अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाने के साथ ये टिप्पणी की है। आप नाकाम साबित हुए हैं, आप कोर्ट में कुछ कहते हैं और सच कुछ और होता है। एक बार फिर वो बात सिद्ध हो गई जो कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि अरविंद की कथनी और करनी में फर्क है। कोर्ट ने जो कहा, कांग्रेस जो कहती आ रही है, उसमें सिर्फ फर्क शब्दों का है। कोर्ट की उस टिप्पणी को फिर रिपीट करता हूं, आप कोर्ट में कुछ कहते हैं और सच कुछ और होता है। यानी कि कथनी और करनी के फर्क के बारे में कोर्ट सीधे तौर पर सरकार से और अरविंद से ये सवाल कर रही है। कोर्ट ने इससे आगे बढ़कर के सरकार को और सचेत किया है। बार बार कोर्ट की फटकार, बार बार कोर्ट का इनको आईना दिखाना, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब सरकार, अरविंद सरकार ये मान के चलती है कि कोर्ट में एक बार फिर जाएंगे, एक तारीख लेंगे, कोई बात कह देंगे, हो सकता अगली बार स्वाभाविक रूप से, यानी कि भगवान भरोसे पॉल्यूशन कम हो जाएगा, कोर्ट भी शांत हो जाएगा। ये जो अरविंद का जो चरित्र है साथियों, और अरविंद का जो मानना है, कहीं ना कहीं भगवान भरोसे चीजों को छोड़ा जाता है। मैं फिर दोहराता हूं, कोविड के समय भी अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को 2.5 से 3 महीने घर में छुपा करके, बैठा करके, जो एग्जैक्ट वर्ड कथन जो कोविड के खिलाफ जंग लड़ने का था, कि इस बीमारी से तो भगवान, यानी कि इस लड़ाई को भगवान ही बचा सकता है, भगवान भरोसे कोविड के खिलाफ हम लड़ने जा रहे हैं। आज फिर वही इसी तरह की टिप्पणी ये सिद्ध कर देती है कोर्ट की
कि आप जो कहते हैं वो नहीं होता, उसके विपरीत चीजें होती हैं। और इसलिए कोर्ट ने कहा है कि आप पे निगरानी रखने के लिए कोर्ट किसी को नियुक्त करेगी। यानी कि कोर्ट ने पूरी तरह मान लिया है कि ये नकारा मुख्यमंत्री है, ये नाकाम साबित हुआ है। एक बार नहीं, 3 बार जिस व्यक्ति को मौका मिला हो उस व्यक्ति के बारे में ये कथन और वहां पे किसी की निगरानी की नियुक्ति ये साबित कर देती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लायक नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, हम 7 साल से यही बात दोहरा रहे हैं। कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष होने के नाते मैं और मुझसे पूर्व अध्यक्षों ने बार बार अरविंद के उस चरित्र को जनता के सामने लाने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल के पिछले कथनों को आप देखें, पिछले जो वायदे थे उनके स्वराज के मैनिफेस्टो में जिस तरह से वो यू टर्न लेते हैं, जिस तरह से वो वायदे करते थे उनसे बदलते नजर आते हैं, उसको समय समय पे हमने एक्सपोज किया है। हमने आपके माध्यम से जनता के बीच में बातें रखी हैं। चूंकि हम राजनीतिक दल हैं, हमारी बात को ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उसको झुठलाने का काम करते रहे हैं। आज तक ये कह के अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस के नेता आरोप नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? ये कांग्रेस के आरोप नहीं है साथियों, ये आरोप जनता के हैं, ये दर्द जनता का है, परेशानी जनता की है। इसलिए मैंने कहा, चाहे उनका अपना मैनिफेस्टो हो, दिल्ली के लोकपाल की बात हो, मोहल्ला सभा की बात हो, जन लोकपाल के साथ साथ उनके सहयोगी जो साथी रहे उनको धोखा देने की बात हो, या अपने खुद के पार्टी के संविधान को बदलते हुए परिवारवाद की बात हो, जिस पे अरविंद केजरीवाल बड़े दावे करते थे, आज उनसे मुकरते नजर आते हैं। और उन्हीं मुकरते वादों पर आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये सिद्ध कर देती है कि जो कांग्रेस पार्टी कहती थी, आज वही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा करके ये बात कही है। देश की सबसे बड़ी कोर्ट जब केजरीवाल को नकारा और निकम्मा घोषित कर दे तो शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। मैं कहना चाहता हूं साथियों, हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है, अरविंद केजरीवाल अपनी गलतियों की, अपनी कमियों के लिए बार बार वो माफी मांगते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, उस व्यक्ति से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? एफिडेविट देकर के अरविंद केजरीवाल ने बहुत ऐसे वादे किए थे जिसको मुझे लगता है आज दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, आज पॉल्यूशन को लेकर के आज जितनी चिंतित सुप्रीम कोर्ट है, मेरा ऐसा मानना है कि इतनी यदि चिंतित ये सरकारें होती तो आज दिल्ली को बचाया जा सकता था। प्रदूषण के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज भी दिल्ली का प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 400 के आसपास है और ये निरंतर पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। अरविंद के बयान बार बार आप देखेंगे, कभी किसान और पराली पे आके टिकते हैं, कभी प्राइवेट व्हीकल्स पे आते हैं, कभी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। सवाल ये उठता है कि अरविंद के द्वारा उठी ये बड़ा विषय है। मैं पूछना चाहता हूं, स्मोक टावर जो कनॉट प्लेस के अंदर आपने टावर्स लगाए थे उसका क्या हुआ? बहुत भारी भरकम बजट उस पर खर्च किया गया। आनंद विहार बस अड्डे पर आपने बड़ा भारी पैसा उस पर खर्च किया गया। आईटीओ पे आप केवल सिंबॉलिक पानी छिड़कने के 4 पंप वहां लगा देते हैं और आप कहते हैं कि प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। रेड लाइट पर कि प्रदूषण के खिलाफ जंग, ये कैसी जंग लड़ रहे हैं आप? जहां अपने योद्धाओं को, युवाओं को, भविष्य को आप प्रदूषण में मरने के लिए, झोंकने के लिए खड़ा कर रहे हैं। हम बार बार कहते रहे हैं, ये प्रयास प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ने के लिए काफी नहीं है। सच्चाई यही है। मेरे साथ पूर्व मंत्री यहाँ हैं, पूर्व विधायक साथी यहाँ हैं कांग्रेस के। 15 साल कांग्रेस के समय में जो ठोस कदम उठाए जाते थे, जो ठोस नीतियां बनती थी, उसका ये परिणाम था कि 15 साल में कभी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की ना टिप्पणी की, ना इस तरह का कोई नोटिस मिला, ना कोई इस तरह की निगरानी समिति के लिए कोई मेंबर का नाम दिया गया। अफसोस ये 7 साल में अरविंद पे लगातार ये टिप्पणियां हो रही हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पे टिप्पणी की, कल बीते हुए दिन में डेंगू फेलियर पे टिप्पणी की। डेंगू को लेकर के जिस तरह से भाजपा शासित नगर निगम और दिल्ली सरकार से सवाल पूछे, जिस तरह से कल उनको फटकार लगी है, आज उसके दूसरे चरण में आज प्रदूषण पे फटकार लगी है। ये क्या दिखाता है? अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से दिल्ली को छोड़ करके
आप चुनावी पर्यटन में घूमते हैं, आप कितने गंभीर हैं दिल्ली की समस्याओं को लेकर के, ये आज सच जनता के सामने। 2500 साथियों को लगभग 100 पॉइंटों पे खड़ा कर देना, प्रदूषण की इस महामारी में कहें या प्रदूषण के इस इमरजेंसी में उनको वहां झोंक देना, और केवल आपके चेहरे के साथ रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ का नारा देकर के ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसीलिए हमने कहा डीजल बसों को सीएनजी में कन्वर्ट करना, शहर को फ्लाईओवर सिटी के नाम से पहचान दिलवाना, लो फ्लोर बसेस को लाना, डीजल की तमाम टैक्सी हो या ऑटो पेट्रोल से चलने वाले ऑटो हो, तमाम इस तरह के व्हीकल्स को सीएनजी में कन्वर्ट करना, मिट्टी के तेल केरोसिन मुक्त दिल्ली को बनाना, दिल्ली का ग्रीन कवर एरिया जो 8% 10% होता था उसको 32% पर ले आना। ये दिल्ली की उस मुख्यमंत्री की सोच थी जो इस दिल्ली से प्यार करती थी, ये उस सरकार की देन थी जो इस दिल्ली को बनाना चाहती थी देश की और विश्व की राजधानी, एक पहचान दिल्ली की। आज उसको मिटाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कदम उठाने के नाम पे 7 वर्षों से लगातार सुप्रीम कोर्ट को और दिल्ली को गुमराह करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आज यदि वाकई किसी चीज पे काम करना चाहिए था तो अरविंद को प्रदूषण के ऊपर काम करना बहुत आवश्यक था। ऐसा नहीं थी कि संसाधनों की कमी थी। ग्रीन टैक्स के नाम पर बहुत बड़ा बजट आपके पास है, जो आम जनमानस से और कमर्शियल व्हीकल पे जो टैक्स लगता है उसका आप प्रयोग कर सकते थे, पर अफसोस कि आज भी वो बजट काफी मात्रा में ऐसे पड़ा हुआ है, उसका प्रयोग नहीं होता है। डीटीसी बसें आप लेकर के नहीं आते, फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होता है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं। कैसे प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है? ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं जो कांग्रेस पार्टी निरंतर पूछ रही थी, सवाल खड़े कर रही थी, सुझाव दे रही थी, पर अफसोस कि अरविंद केजरीवाल की नींद नहीं टूटती। ऑड इवन से क्या फायदा हुआ ये कोर्ट जानना चाहती है पूरी तरह से। आज मैं कह सकता हूं ऑड इवन फेल, ग्रीन बजट फेल, डीटीसी की बस ना आना, प्रदूषण युद्ध प्रदूषण के खिलाफ जो विरुद्ध आपने नारा दिया था वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। और मैं इस दावे के साथ, जब सेना का सेनापति ही छुप के घर बैठ जाए तो माफ करिएगा, इन बातों के साथ किसी भी युद्ध को नहीं जीता जा सकता। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2013 से आज तक एक भी नई डीटीसी बस आप दिल्ली में लेकर के नहीं आए। ऑड इवन पूरी तरह से फेल हो गया। आप नारा देते थे लंदन, पेरिस और कई सिंगापुर बनाने का, तो माफ कीजिएगा, जो हम बार बार कहते हैं, फिर दोहराता हूं, ये शहर किस तरह से लंदन पेरिस बना मैं नहीं जानता, लेकिन इस दिल्ली को, शहर को यदि कोई पहचान मिली है पिछले खास तौर से जब से मुख्यमंत्री तीसरी बार चुन करके आए हैं, इस दिल्ली को यदि पहचान मिली है तो बेरोजगारी में दिल्ली नंबर 1 बनी है। ये मैं नहीं बोलता, इनके आंकड़े लगभग 13,27,000 पढ़े लिखे बेरोजगार युवा इन्हीं की साइट पे, पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। ये इनके अरविंद के आंकड़े हैं। नशा की राजधानी दिल्ली को बना दिया। आज लगभग 849 ठेके पूरी दिल्ली में खोले जा रहे हैं। जितना काम आपने लिकर पॉलिसी बनाने में किया, जितना समय वहां व्यतीत किया, मैं कहना चाहता हूं इतना समय यदि प्रदूषण के खिलाफ काम करने में लगाया जाता तो मैं समझता हूं दिल्ली को बचाया जा सकता था। इसलिए कहता हूं, इस दिल्ली के युवाओं की उम्र घटा करके आपने उनको शराब की तरफ आकर्षण पैदा करने का काम किया है और इस दिल्ली को पहचान दी है नशा की राजधानी बनाने में। तो आज अरविंद केजरीवाल बेरोजगारी में नंबर 1, नशे में नंबर 1, प्रतिदिन 6 से 8 दिल्ली में मुकदमे दर्ज होते हैं महिला उत्पीड़न के, रेप बच्चियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ। तो आज दिल्ली को रेप कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। जिस दिल्ली की पहचान शीला जी की मुख्यमंत्री के रहते मेरी दिल्ली की पहचान थी, आज उस शहर के अंदर बच्चियों और महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं होती हैं। तो इस शहर को आपने महिला उत्पीड़न में, यूं कहूं कि रेप कैपिटल के नाम से जानने में नंबर 1 आपने इस शहर को बना दिया है। कोविड के मामले में दिल्ली, राजधानियों की हम बात करें, ना केवल देश में बल्कि विश्व में भी जो राजधानियां हैं उसमें सबसे ज्यादा यदि कहीं मौत हुई तो दिल्ली के अंदर मौत हुई। यदि कोविड फेलियर की हम बात करें तो देश की राजधानी नंबर 1 बनी कोविड फेलियर में। जल भराव की बात करें मानसून में तो दिल्ली नंबर 1 बनी। जहां कभी इक्का दुक्का घटनाएं आती थी कांग्रेस के समय में, आज कोई ऐसा अंडरब्रिज नहीं है जहां जल भराव ना होता हो। आज दिल्ली के अपने मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आज नाव तैरती नजर आती है। बदरपुर के
अंडरपास के अंदर हर सीजन में 1 से 2 मौतें होती हैं। तिलक ब्रिज के अंदर कहें, मिंटो ब्रिज के अंदर कहें, पालम के अंदर कहें, द्वारका के अंदर हम कहें, हर जगह आज जल भराव नजर आता है। ये स्थिति है दिल्ली की साथियों। जल भराव में नंबर 1। प्रदूषण का जिक्र कर रहे हैं तो माफ करिएगा, आज दिल्ली के अंदर चारों तरफ जहर पिलाने का काम आम आदमी की पार्टी की सरकार, अरविंद की सरकार कर रही है। दिल्ली का पानी दूषित, यमुना का पानी दूषित, दिल्ली की ध्वनि दूषित और दिल्ली की वायु दूषित। आखिर ये जनता जाए तो जाए कहां? आज सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार एक बार नहीं, कई कई बार ये फटकार इस शहर में इस सरकार को मिली है और ये साबित हो जाता है, चाहे वो डेंगू का इश्यू हो, चाहे वो प्रदूषण का इश्यू हो, या टीचर और शिक्षकों की भर्ती का, उनको परमानेंट करने का इश्यू हो, वायदा खिलाफी का इश्यू हो, झूठे आश्वासन देने का इश्यू हो, हर विषय पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है। ये अपने आप में साबित हो जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केवल चुनावी बातों करते हैं, चुनावी वायदे के साथ साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक बड़ा भारी भरकम जो बजट है उसको उस पर खर्च किया जाता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता की आवाम से की तरफ से ये मांग करती है, जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि आप पर निगरानी रखने के लिए कोर्ट किसी को नियुक्त करेगी, ये क्या साबित करता है कि यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री नकारा निकम्मे साबित हो चुके हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, ये हमारी मांग है। बगैर मंत्रालय के मंत्री बन करके वैसे भी आप इस शहर को कुछ नहीं दे रहे हैं। खुले तौर पर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार और नाकामियां आपकी साबित हो रही हैं और मैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर जनता की तरफ से कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये आह्वान करता हूं और मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि ये इस्तीफा दें या नहीं तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करें। 7 साल हो गए हैं, हमारे बच्चों को, हमारे शहर को बर्बाद होने से या मरने से बचाने के लिए आवश्यक है अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। साथियों, ये मैं अपने दिल्ली वासियों की तरफ से भी कहना चाहता हूँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ धर्मगुरु भी आजकल ये बात कहने लगे। आजकल खुद एक धर्मगुरु गुप्ती सागर साहब ने भी जिस तरह से टिप्पणी की है, शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे युवाओं को निकम्मा बनाने की कोशिश की जा रही है। यदि आप समय दें तो मैं उनके भी वो कथन आपके सामने जो टिप्पणी अरविंद को लेकर के की है। धर्मगुरु श्री गुप्ती सागर जी महाराज एक बड़े जैन मुनि हैं, जिनका ये मानना है कि शहर को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। यानी कि धर्मगुरु कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं, आम जनमानस कह रहा है, शिक्षक कह रहे हैं, जन लोकपाल की उम्मीद से बैठा आज दिल्ली का हमारा एक ईमानदार नागरिक जो एक राजनीति बदलने के नारे के साथ केजरीवाल ने किया है। तो चारों तरफ से ये मांग आने लगी है। जिन्होंने अरविंद से उम्मीद रखी थी, अरविंद ने वादा खिलाफी की और आज वही बात पार्टी निरंतर इस सरकार को आगाह करने के लिए सुझाव देती रही, सजेशंस देती रही। आज वही बात फटकार के रूप में कोर्ट ने भी कहा है कि आज केजरीवाल साहब जो है आज फिर चुनावी पर्यटन पर पठानकोट और पंजाब में है। कितने गंभीर हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर के साबित हो जाता है साथियों। जब सुनवाई चल रही हो प्रदूषण की और बार बार कोर्ट आपको तारीख देता है, समय देता है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, आप उस पर काम नहीं करते हैं और आप लच्छेदार बातें करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। इस विषय पर आज हमने आपको आमंत्रित किया साथियों और ये मांग की कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। दूसरा, जिस तरह से हट धर्मिता इन सरकारों की चल रही है, एक और विषय है मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ साथियों। देश के अंदर जिस तरह से महंगाई को लेकर के हाहाकार है, महंगाई चरम पर है। आम जनमानस के जीवन में महंगाई की मार इतनी है कि 2-2 वक्त की रोटी के लिए लोग लाले पड़ रहे हैं, परेशानी में है। शहर को छोड़िए, देहात में आप जाएंगे, 2 वक्त का खाना लोग नहीं खा पा रहे हैं। आज सरसों के तेल की बात करें, टमाटर की बात करें, हरी सब्जी की बात करें, दालों की बात करें, तमाम चीज़ें आज महंगाई के चरम पर है। अफसोस ये है कि जब विपक्ष इन सरकारों से सवाल पूछती है तो विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। यही कारण है कि साथियों दिल्ली के अंदर लगातार कांग्रेस पार्टी ये मांग करती रही। देश में सोनिया जी और कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल जी ये सवाल पूछते रहे सरकारों से कि महंगाई पे लगाम कब लगाओगे। कांग्रेस के समय में कुछ इनके नेता लोग आए दिन धरने पे बैठा करते थे। महिला नेता भी उनकी
गले में प्याज की मालाएं, गैस का सिलेंडर लेके बैठा करती थी, आज कैबिनेट में है। शर्म आती है कि एक प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है मोदी जी से कि आखिर महंगाई कब कम करोगे। जब कांग्रेस ये सवाल पूछती है तो जवाब नहीं देते, और जब सरकार इस तरह का तानाशाही रवैया अपनाए तो तब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आई। इसीलिए महंगाई कम करो के नारे के साथ साथियों, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर द्वारका में 12 तारीख को एक बड़ी रैली प्रस्तावित की थी। ये रैली आम जनमानस की आवाज़ थी, ये रैली युवाओं की आवाज़ थी, ये रैली किसानों की आवाज़ थी, ये रैली देश के अंदर रहने वाले उस हर गरीब व्यक्ति की आवाज़ थी जो आज महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आज उस रैली को जिस तरह से साजिश के साथ कैंसिल करने की कोशिश की गई है, ना केवल कोशिश की गई है बल्कि उसको परमिशन देने के बाद कैंसिल कर दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सूचक है इस चीज़ का कि किस तरह से मोदी जी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से डरे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठे। ना वो संसद के अंदर पार्लियामेंट में कोई डिबेट चाहते हैं, ना किसी की वो बात सुनना चाहते हैं, ना ही सदन के बाहर सड़क पर कोई आंदोलन करने देना चाहते हैं। लगभग 1 दर्जन मुकदमे मुझ पे और मेरे कांग्रेस के नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ये मुकदमे कोई आपराधिक मुकदमों में नहीं है हम पे, ये मुकदमे जनता की आवाज़, पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, सब्जी की कीमतें हो, महंगाई की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ ये आवाज़ थी। और ये लड़ाई हमारी पिछले कई वर्षों से चल रही है। जब से खासतौर से मोदी जी पार्ट 2 जीत करके आए तब से तो उन्होंने अहंकार को हर तरह से हदें पार कर दी। इसीलिए साथियों, जिस DDMA का हवाला दे करके कांग्रेस की इस रैली को बर्खास्त किया गया या रैली को कैंसिल कराया गया, परमिशन को रद्द किया गया, मैं कहना चाहता हूं कि 15 नवंबर के DDMA का जो ऑर्डर था उसमें स्वाभाविक सी बात है कानून सब पे लागू होना चाहिए। उस ऑर्डर में सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, धार्मिक त्यौहार जैसे आयोजन पर पूर्ण रूप से मनाई थी, लेकिन उसके बावजूद सत्ताधारी पार्टी के तमाम प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष की कोई पार्टी की अपनी बात नहीं है। ये बात है जनता की, आवाम की, देश की, जिसकी आवाज़ उठाने के लिए विपक्ष के पास जिम्मेवारी होती है और विपक्ष ही उनकी आवाज़ बनता है। उसकी आवाज़ को दबाने के लिए आप DDMA की गाइडलाइंस का सहारा लेते हैं। मैं कुछ ऐसी तारीख है, कुछ ऐसे कार्यक्रम में साथी जो बताना चाहता हूँ। 2 DDMA के ऑर्डर आए हैं। एक 15 नवंबर का ऑर्डर है जिसमें संसद सत्र की शुरुआत होती है। हालांकि संसद सत्र ये होना चाहिए, हम इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संख्या के तौर पे देखें तो लगभग इसमें भी 1000 से ज़्यादा कर्मचारी और सांसद, मेंबर, पत्रकार बंधु वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे संसद चल रही है, डिबेट्स चल रहे हैं, उन पे ये नियम लागू नहीं होता। क्या ये देश की राजधानी का हिस्सा नहीं है? मैं दूसरा, इसी शहर में 28 नवंबर को बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। सरकारी जगह को, वेन्यू को बुक कराया जाता है, NDMC के स्थान पर वो बुकिंग होती है, वहाँ पर राजगा के घटक दलों की भी बैठक होती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस कार्यक्रम करे तो उसकी परमिशन रद्द, और सत्ता में बैठे हुए लोग जब कार्यक्रम करें तो उनको इजाजत, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? ये लोकतंत्र, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, ये इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही शासन चल रहा है। कुछ और उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली का विधानसभा सत्र लगता है, एक दिन का जब मन करता है सत्र बुला लेते हैं, जब आपको अपनी पब्लिसिटी पानी है तो सत्र बुला लेते हैं। आप तमाम नगर निगमों के सत्र का आयोजन होता है, हर महीने होता है। भाजपा की दिल्ली की कार्यकारिणी की बैठक होती है NDMCA के कन्वेंशन सेंटर में। NDMC के कन्वेंशन सेंटर में भाजपा की दिल्ली की कार्यकारिणी 22 नवंबर को होती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से और अरविंद केजरीवाल से, ये इजाजत किसने दी? यदि राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए आप इजाजत नहीं देना चाहते DDMA में, तो फिर ये कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं? क्या भाजपा की प्रदेश की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी राजनीतिक एक्टिविटी में नहीं आता? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। अरविंद से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, NDMC के, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में भी आता है और सरकार के अधीन भी है। वहां 2 बड़े कार्यक्रम भाजपा करती है, लेकिन अरविंद चुप रहते हैं, अरविंद मौन रहते हैं, इजाजत दे देते हैं, बुकिंग हो जाती है, मीटिंग हो जाती है। लेकिन कांग्रेस जब ये बात करे तो उनकी हुई बुकिंग, जिसके लिए पैसा जमा हो गए थे,
उसकी बुकिंग कैंसिल कर दी जाती है, ये बड़े प्रश्न हैं। साथियों, 29 अक्टूबर को याद होगा छठ पूजा के इशू पे भी एक गाइडलाइंस जारी हुई थी, उसमें केवल छठ पूजा के लिए इजाजत दी थी, बाकी कार्यक्रमों पर जिस तरह से सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद पे पूरी तरह से मनाई थी, लेकिन राजनीतिक आयोजन होते रहे। याद होगा दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल त्यागराज में एक भव्य आयोजन करते हैं, वहां पर एक पूजा का कार्यक्रम करते हैं। पूजा करना अच्छी बात है, ये पूजा सबने, पूरे देशवासियों ने, दिल्ली वासियों ने अपने घरों में सबने की है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रूप देकर के अपने आप को पूरा धर्मवादी दिखाने की कोशिश की गई, क्या ये राजनीतिक व्यवस्था का पार्ट नहीं कह सकते? आप सरकार में हैं, मुख्यमंत्री, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कानून कुछ नहीं है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं साथियों, और जिस 7 नवंबर 2021 का मैं आपको NDMC कन्वेंशन सेंटर में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का जिक्र कर रहा हूं साथियों, इसमें देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के इनके बड़े नेता वहां उपस्थित रहे। क्या वहां पर उस समय संक्रमण फैलने का डर नहीं था? क्या उस सरकारी प्रॉपर्टी के अंदर इस तरह की बैठकों का आयोजन करना, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं था? या भाजपा बताए कि आपने क्या उनको मुफ्त में ये स्थान मुहैया कराया या आपने उसकी फीस वसूली? इसका भी हिसाब भाजपा और आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। लगातार इनके घड़ियाली आंसू बहाने के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, प्रदर्शन करते रहे, उनकी इजाजत मिल जाती है। कांग्रेस के नेताओं पे FIR मुकदमे देते हो DDMA की गाइडलाइंस के अनुसार। हमने प्रदर्शन किए, ये सही है, आप हम पे मुकदमे देते, ये सही है, लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी के लोग घड़ियाली आंसू बहाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, आप इजाजत भी देते हैं और मुकदमे भी दर्ज नहीं करते हैं। ये कौन सा कानून है? आज यही सच दिखाने के लिए साथियों आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं, किस तरह से तानाशाही सरकारें अपने पद का और अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष या इस देश और दिल्ली में जो पीड़ित वर्ग है, जो उनकी आवाज है, खासतौर से महंगाई की मांग, डीजल पेट्रोल पर बढ़ते हुए मूल्य, सब्जियों के बढ़ते हुए रेट, महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न की आवाज या बेरोजगारी की आवाज, उनका हक मांगने का जो फैसला इस महंगाई हटाओ रैली में राहुल जी उठाने वाले थे, सोनिया जी जो बात रखने वाली थी, आज सरकार उस स्थान को, परमिशन को रद्द करके ये दिखाना चाहती है कि वो कितने बड़े तानाशाही हैं। लेकिन जनता जनार्दन है, इन सब चीज का हिसाब जनता जरूर देगी और हिसाब मांगेगी भी। अफसोस ये है कि सत्ता में बैठे हुए सत्ता के ये आसीन लोग ये भूल जाते हैं कि जनता जनार्दन है, समय आने पर सत्ता जा भी सकती है, सत्ता में ये जनता बैठा भी सकती है। इसीलिए साथियों कहना चाहता हूँ कि 12 तारीख की होने वाली जो प्रस्तावित कांग्रेस की रैली थी वो जयपुर में जरूर होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी, खासतौर से दिल्ली कांग्रेस का कार्यकर्ता इस हठधर्मिता, इस तानाशाही रवैये के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा और हिसाब मांगेगा कि दोहरा मापदंड क्यों, भाजपा के लोगों को रैली की अनुमति, मीटिंग की अनुमति क्यों, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए आपको तमाम अपने कार्यक्रमों की इजाजत क्यों, और जनता की आवाज, विपक्ष की आवाज के लिए होने वाले कार्यक्रमों की परमिशन रद्द क्यों। इसी मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी इन दोनों सरकारों को सचेत करना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली, कांग्रेस कमेटी इनके खिलाफ न केवल प्रदर्शन करेगी बल्कि सवाल भी पूछेगी और आम जनमानस की महंगाई के खिलाफ जो जंग है उसके लेकर के आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम मेरे पत्रकार भाइयों का और मेरे मंच पर साथी वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरी बात को सुना, और मुझे पूरी उम्मीद है आज दो इन गंभीर विषयों पर आज जरूर आपके माध्यम से इन सरकार तक ये बात पहुंचेंगी। और पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के कांग्रेस आंदोलन कर रही थी, आज ये सरकार ने इस सच को स्वीकार किया है, हालांकि आधा सच स्वीकार किया है। अभी भी डीजल पर लगने वाले वैट को कम करने की जो कांग्रेस की मांग है उस पर आंदोलन हमारा जारी रहेगा, क्योंकि वो सीधे तौर पर महंगाई पे असर डालता है। अभी भी इस मंच से भी हमारी मांग है अरविंद केजरीवाल डीजल से भी लगभग 10 रुपए का वैट तुरंत कटौती करे जिससे कि जनता को राहत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।